गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब देखो आखिरी के अपने कुछ 2-3 या 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे थे, उसमें से इस वाले लेक्चर में मैं वैंडरवाल फोर्स और मेटेलिक बॉन्ड ये दो बॉन्ड्स बचे थे। पहले अपन ने कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन ये 4 बॉन्ड मेन पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें वैंडरवाल और मेटेलिक छूट रहा था अपना, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? वैंडरवाल फोर्सेस या बॉन्ड। बेटा बात मत करो, चलो इधर 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 बात मत करो, यही करते रहो, कोई बात नहीं। इधर सुनो, बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में कौन से थे अपने? आयनिक सबसे स्ट्रॉन्ग, कोवेलेंट, कोवेलेंट का एक टाइप होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। वीक बॉन्ड कौन कौन से थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैंडरवाल फोर्सेस, ये वीक में था। मेटेलिक इधर आ रहा था, लेकिन मेटेलिक वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में आता है। वीक कब होगा? जब एस ब्लॉक वाले होंगे। स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ट्रांजिशन या डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स अगर मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं तो। इतना अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। सारे बॉन्ड्स कंप्लीट थे मेटेलिक और वैंडरवाल को छोड़ के, ठीक है। तो वैंडरवाल अपने को पढ़ना है। देखो वैंडरवाल को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बस तुमको जहाँ छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आते हैं कभी, तो वो बताने लायक टाइप कितने होते हैं और उससे जो लिमिटेड क्वेश्चन है वो कर लेंगे अपन बस, ठीक है। क्योंकि इसका पहले अलग चैप्टर ही होता था, उसमें पढ़ते थे। अब वो चैप्टर कैंसिल हो गया तो मुझे लग रहा है इससे कुछ ज्यादा आएगा ऐसा। और केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी में वैंडरवाल ज्यादा दिया नहीं है कहीं भी एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो अच्छा, वैंडरवाल फोर्सेस या बॉन्ड के बारे में अपन ये चीज पढ़ के आ चुके हैं ना। कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, कोई भी दो एटम, कोई भी दो मॉलिक्यूल ऐसे लगता है, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल दो ना इसको। इंट्रा तो नहीं होगा ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब इसमें 5 टाइप के होते हैं, पढ़ लो बेटा, ठीक है। इसमें 5 टाइप के फोर्स होंगे। अगर मान लो मैंने बोला कोई एक आयन रखा है, ठीक है, और साथ देखो इसके लिए डाइपोल पढ़ना बहुत जरूरी था। डाइपोल अब तुम लोग को आ गया ना। डाइपोल मतलब कोई भी एक कंपाउंड पे चार्ज आधा आधा ऐसा बट रहा होगा, आधा एक साइड ज्यादा एक साइड कम, एक साइड पार्शियल पॉजिटिव एक साइड पार्शियल नेगेटिव, ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो डाइपोल तुमको क्लियर है, आयन तुमको क्लियर है, ठीक है। 3 नाम है, एक होता है आयन, एक होता है डाइपोल, एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, एक होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये 4 वर्ड्स अगर तुमको क्लियर है तो तुम ये 5 पॉइंट बता दोगे, ठीक है। आयन क्या होता है? कोई भी एक सिंगल एटम का आयन, Na+ एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल में यूज करेंगे तो मैंने इसको ले लिया। कोई भी ऐसा है, कोई भी आयन ले सकते हो तुम, B+2, समझ गए ऐसा। तो आयन ये हो गया। डाइपोल क्या होगा? जिसमें चार्ज आ रहे हो, ठीक है। डाइपोल मतलब HCl डाइपोल है एक बताया था, HF एक डाइपोल है, वाटर एक डाइपोल है, ये सब चीजें पता है ना, ठीक है। और नॉन डाइपोल वाले भी पता है कौन कौन से आते हैं? सारे हाइब्रिडाइजेशन वाले बताए थे, जिनके विदाउट लोन पेयर, लेकिन 3 ही ऐसे थे जो लोन पेयर के साथ थे, HCF2, HCF4 और HCF5-। क्लियर है? हाँ भाई, sp d मतलब D2 D3 वाले में, ठीक है। ये सब पढ़ा के आ चुका हूँ, इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आयन समझ गए, डाइपोल समझ गए, ठीक है। और डाइपोल वाले सारे कैसे होते हैं बेटा? पोलर होते हैं ना, ठीक है। और नॉन पोलर, पोलर मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, नॉन पोलर मतलब म्यू इक्वल टू 0। नॉन पोलर में कौन आएंगे? BF3 मतलब कोई भी विदाउट एनी लोन पेयर, ठीक है। फिर CCl4, हाँ मतलब जो भी तुम लोग बोलो, ठीक है। और अगर मेरे को मॉलिक्यूल लिखना हो कोई भी, तो नॉर्मल मॉलिक्यूल क्या होगा? H2, F2, Cl2, क्योंकि ये सब वर्ड्स आएंगे अभी बार बार। इतना क्लियर है? मॉलिक्यूल ये होंगे, नॉन पोलर में ये जाएंगे, आयन ये होता है, पोलर ये होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? देखो किसी एक आयन के आने की वजह से अगर डाइपोल क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, पहले वो डाइपोल नहीं था, जैसे मान लो मैंने बोल दिया F2, ठीक है, ये F2 है,
इसमें तो दोनों बराबर है ना, तो डाइपोल तो नहीं बनेगा। तो खुद ही क्या है अभी, म्यू इजिकल टू 0 वाला है ना बेटा, तो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने बोला कि कोई सामने से या तो डाइपोल आया है या कोई आयन आया है, कुछ भी आ सकता है। मान लो एक आयन आया, आयन में मैंने बोला सोडियम आया है, या फिर डाइपोल में मैंने बोल दिया वाटर आया है। क्लियर? तो ये फ्लोरीन का एटम होगा, ये फ्लोरीन का एटम जो भी है, ठीक है, ये सोडियम का एटम। क्लियर इतना? तो इफ आयन के आने, ये प्लस है ना, तो ये फ्लोरीन में जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनको कोशिश करेगा अपनी साइड खींचने की, जो भी यहाँ घूम रहे होंगे इसमें, उसको ये प्लस अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा ना। समझ में आया? तो इस पे पूरा जो मॉलिक्यूल है इसके डंडे थोड़े इधर खिंचाने की कोशिश करेंगे, तो इस साइड क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो इधर से कम हो गया ना, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये खुद F2 क्या था, पहले नॉन पोलर था, लेकिन कोई आयन के आने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा गए, खुद ने नहीं खींचे, सामने वाले ने खींचे, तो इसमें पोल क्रिएट हो गए। तो अब ये कैसा हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसकी वजह से इंड्यूस हुआ ना, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। नॉर्मली ये डाइपोल नहीं है, किसी के वजह से इंड्यूस हुआ है, इसीलिए बोला इंड्यूस्ड डाइपोल। इतना समझ में आया? ठीक है। एक होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। देखो ये जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वो एक्स, इंस्टेंटेनियस इंग्लिश का वर्ड ही है, उसका मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, कि इस इंस्टेंट पे कितना होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज चल के आ रही है, तो मैंने बोला यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, यहाँ कितनी वेलोसिटी थी, कितना डिस्टेंस कवर किया, या एक्सीलरेशन कितना था एग्जैक्ट इस टाइम पे बताओ। तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट, एक फिक्स टाइम पे। इंस्टेंट मतलब एक फिक्स टाइम पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो मैंने बोला कोई भी चीज, जैसे नॉन पोलर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन मैंने ले लिया H2, ये मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अभी हाइड्रोजन नॉर्मली क्या होता है, H2 क्या होता है बेटा, म्यू इक्वल टू 0, म्यू लिखा हुआ है ना, यू मत समझना उसको, ठीक है। मेरा यार बेटा अभी कितने बजे, 1:30 बजे ना, 2:30 मैक्सिमम। हाँ अगर रुके रहे तो बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोजन खुद ही क्या है, नॉन पोलर है, इतना समझ में आता है। लेकिन जब मैं उसको बहुत घोर के देखता हूं ना, ऐसा कि हाँ ठीक है कैसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना इसका इधर, ये जो समझ में आती है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां था तो इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर उधर है तो क्या बोलूंगा मैं, इस साइड नेगेटिव होगा, इस साइड पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहां आ गया होगा तो इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, उस साइड पॉजिटिव। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं बात करूं, तो जिस साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उस साइड को नेगेटिव ले लूंगा, और इधर से जा रहे हैं ना इधर, तो यहाँ कमी हो गई, तो इस साइड क्या बोल दूंगा, पॉजिटिव, एक पर्टिकुलर टाइम पे। फिर जैसे टाइम बीतेगा, 2-3 सेकंड हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो भी फ्लिप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहा है हमेशा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उस साइड नेगेटिव, उसके अपोजिट वाली साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव घूम रहा है। न्यूक्लियस का उससे कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस तो था, एक इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, तो इस साइड जो भी है उसको पार्शियल नेगेटिव बोल सकता हूँ। इस साइड नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, खाली जगह, तो इस साइड पार्शियल पॉजिटिव बोल सकता हूँ, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन, रुको बेटा मैं समझा लूं, जब ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, बाकी ये इसके जस्ट अपोजिट में बहुत दूर तक चांस नहीं है ना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने बोला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये डाइपोल होगा क्या, हाँ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो होगा क्या, हाँ। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। समझ में आया? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे डाइपोल क्रिएट होगा क्या, हाँ होगा। लेकिन नॉर्मली पूछो हाइड्रोजन डाइपोल होता है क्या, नहीं होता, हाइड्रोजन डाइपोल नहीं होता। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछूंगा तो किसी साइड तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और किसी साइड इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस साइड ज्यादा होंगे उस साइड नेगेटिव, जिस साइड कमी उस साइड पॉजिटिव। हाँ मतलब वो चीज हमेशा ही रहेगी ऐसा, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्लियर हुए सभी को। तो जो वैंडरवाल फोर्सेस लगते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, एक मॉलिक्यूल ये रखा है, एक मॉलिक्यूल ये रखा है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है,
जैसे इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की थोड़ी बहुत नहीं खींच पाएगा, लेकिन कोशिश तो कर रहा होगा। इसका इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसा, दोनों आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसी जिसको बोलते हैं डाइपोल। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं इंटर, क्लियर है? तो पहला जो टाइप आता है ना, इसके टाइप पढ़ लेते हैं अब, क्लियर है? तो पहला जो टाइप आता है वो क्या होता है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहले टाइप को क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आयन डाइपोल डाइपोल डाइपोल। तीसरा क्या होगा? तुम खुद मैच करते रहो ना, बस उससे देखिए कुछ भी। देखो, एक आयन के साथ डाइपोल कर दिया है मैंने, एक डाइपोल के साथ डाइपोल कर दिया है, फिर ठीक है, डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, और बोलते जाओ एक बार, मैं जो ऑर्डर है, क्योंकि आयन इंड्यूस डाइपोल भाई। ठीक है, तीसरा वाला आएगा आयन इंड्यूस डाइपोल। फिर अगला खुद से सोचो, अगला आएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो रहता है वो है इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। ये चीज समझ गए तुम लोग? क्या किया है मैंने? एक आयन होगा, उसके सामने एक डाइपोल आ रहा होगा, तो आयन और डाइपोल के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा कुछ। एक डाइपोल होगा, दूसरा डाइपोल, तो उसके बीच में भी फोर्स लग रहा होगा। एक आयन होगा और एक इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, आयन की वजह से जो इंड्यूस्ड हुआ है, पहले वो नॉन पोलर था। तो देखो, इसमें ये चीज पूछता है, आयन तो चलो क्या ही था, आयन ही था वो। आयन पोलर है, डाइपोल क्या है? पोलर है ना। ठीक है, डाइपोल पोलर है, डाइपोल पोलर है, आयन को मैं पोलर ही ले लेता हूं। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? इंड्यूस्ड है ना वो, तो नॉर्मली क्या था? नॉन पोलर। डाइपोल पोलर है, इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन पोलर है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल दोनों ही नॉन पोलर थे ना। ये समझ में आया? पोलर, ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब लास्ट सेकंड वाले का अदर नेम दिया जाता है डिबाई फोर्स। बस सुन लो, ठीक है, इसका अदर नेम क्या है? डिबाई फोर्स। लास्ट वाले का अदर नेम क्या है? लंदन फोर्सेस। पता नहीं बेटा, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्स, ये ना, डिस्पर्शन, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, इसको कैसम फोर्स बोलते हैं, KEESOM। ये सब इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता रहा मैं। जो है कि समझिए, वाला याद करने की जरूरत नहीं, डिबाई याद रख लेना और लंदन वाला याद रख लेना बस, और कोई काम का नहीं इतना। समझ में आया कुछ कि नहीं आ रहा? फर्स्ट बेंच सेंटर वाला नहीं आ रहा, ध्यान दे रहा इधर? क्या नहीं आया कुछ? डिबाई वाला नहीं आया ऐसा? अरे उसका अदर नेम है, कुछ है नहीं उसका, मतलब जो साइंटिस्ट ने दिया होगा बोल दिया बस ऐसा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, समझ में आया? उसी इंटरेक्शन को बोल देते हैं डिबाई फोर्स। इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोल देते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, बस नाम है उनका अदर नेम उसको। डाइपोल की यूनिट थी ना डिबाई, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब पता है आयन को वो नॉर्मली आयन बोल रहा है, पोलर नहीं बोला है उसने, आयन को सिर्फ आयन बोल रहा है, तो कंफ्यूज मत हो ना, ये रख लो। इतना है समझ में सभी को? ठीक है, बस इतना याद रखना। अब इसके
ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैंने, ब्लैक वाला पोर्शन, क्योंकि मेरे को जब सामने सामने इनके एग्जांपल्स लिखना है। हाँ, एक फोटो क्लिक कर लो, अरे इधर, ठीक है, फटाफट ये पढ़ते जाते हैं। एक आयन है, एक डाइपोल है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक आयन क्या है, मैंने बोल दिया सोडियम आयन है, ठीक है। डाइपोल वाटर होता है ना, तो जब मैं मान लो मैंने NaCl को पानी में ड्रॉप किया, एक बीकर था मेरे पास पानी का, उसमें NaCl डाला, तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। और वाटर जो है खुद ही पोलर होता है, या खुद एक डाइपोल होता है, तो Na+ के आसपास बहुत सारे डाइपोल से घिर जाएगा वो, तो ये ऐसा दिखेगा। Na+ ये है ना अपना, तो Na+ के आसपास तुमको बहुत सारे वाटर और ये है क्या, वाटर है ना, क्योंकि वाटर खुद ही ऐसा होता है ना, -+, मतलब वो ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, वैसे ये ऐसा रहेगा, ये गड़बड़ हो जाए, ये ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, समझ गया ना। क्लियर है इनको तो ये आयन, और साइड वाले क्या है, ये डाइपोल है ना, और ये सेंटर वाला आयन था, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है ना। समझ में आया सभी को ये कैसे हो रहा है। पानी में जब मैंने NaCl डाला तो Cl अलग हो गया, Na अलग हो गया, तो जो Na अलग हुआ था Cl भी अलग हो गया, तो दोनों ही डाइपोल है ना आपस में, बस सॉरी दोनों ही आयन है, तो दोनों के आसपास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसी चीज को बोलते हैं। तो मैंने Na का बना दिया, ऐसा Cl का भी बना सकते हो तुम। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन किस चीज के लिए जरूरी है, ऐसा ठीक है। आवाज आ रही है मेरी तुम लोग तक, ठीक है। आयन डाइपोल किस, हाँ तो इधर आ जाओ, ठीक है, चलो। हाँ, आयन डाइपोल किस चीज के लिए जरूरी है, हाइड्रेशन के लिए, याद रखना। किसी भी चीज का हाइड्रेशन कर रहा है ना, मैंने जैसे मान लो कुछ भी पानी में डाला, अगर उसके हाइड्रेशन का मतलब क्या, पानी उससे जुड़ना, पानी तभी जुड़ेगा या तो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, या फिर मान लो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं भी बन रहा है तो कुछ तो इंटरेक्शन हो रहा होगा ना, तभी पानी आके जुड़ रहा होगा। तो ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रेशन ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो आयन डाइपोल वाला रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रेशन ऑफ एनी कुछ भी आयन या कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है। जो भी चीज पानी में डालोगे वो पानी से गीली क्यों हो रही है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा होगा तो वेंडरवॉल तो लग ही रहा होगा, और वेंडरवॉल में कौन सा टाइप लग रहा होगा, आयन डाइपोल, ठीक है। अब ये चीज पता है अपने पढ़ी ना, वेंडरवॉल मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगना। आयन मॉलिक्यूल है क्या, आयन तो एक एटम है ना, तो ये तो एटम और मॉलिक्यूल का हो गया, तो एनसीईआरटी एटम और मॉलिक्यूल वाले को इसमें कंसीडर नहीं करती, ये याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये एटम हो गया ना आयन, तो ये क्या हो गया, एटम मॉलिक्यूल हो गया है, तो एनसीईआरटी जो है डू नॉट कंसीडर दिस एज दिस। हाँ, वेंडरवॉल में कंसीडर नहीं, क्योंकि वेंडरवॉल का मतलब है ना दो मॉलिक्यूल के बीच में लगना। ये तो आयन खुद ही एक एटम है, तो एटम और मॉलिक्यूल को वो नहीं मानता कि वेंडरवॉल है, नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेपर में आया तो फिर नहीं करेंगे अपन, क्लियर है। फिर हाँ, थर्ड वाला भी नहीं होगा, बट एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा है वो इसके लिए लिखा है, इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो वो थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना। वैसे इस चैप्टर से वेंडरवॉल से क्वेश्चन नहीं आने, वेंडरवॉल इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, वो तो फोर्सेस में था, इसीलिए थोड़ा बहुत एक ब्रीफ आइडिया रहेगी होता क्या है। क्लियर है इतना, चलो। आयन डाइपोल इतना ही है, इतना ही पढ़ना है। एग्जांपल देख लिया। अब डाइपोल, दो डाइपोल बना लूं मैं कोई से भी, इसको कैसम फोर्स बोलते हैं, इसका अदरने में कोई काम का नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लो एक HCl है और दूसरा HCl है, तो HCl में भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक खुद एक डाइपोल है ना बेटा, और ये भी एक डाइपोल है, तो ये डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो मॉलिक्यूल भी है ना, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है
उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वैन डर वाल्स का सेकेंड टाइप है। क्लियर। थर्ड टाइप आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब ये पहले क्या था, नॉन पोलर था, मैंने बोल दिया हाइड्रोजन है कोई, ठीक है, H2 का मॉलिक्यूल है, तो ये अभी क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन जब सामने से कोई आयन आएगा, जैसे कि मान लो Na+ आ गया, तो Na+ क्या करेगा, जो इसकी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उनको अपनी साइड खींचने की ज्यादा कोशिश करेगा, तो वो अधिकतर इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो इधर खाली जगह रह गई, तो इस साइड क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस साइड क्या आ जाएगी चीजें, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है। तो नॉन पोलर में भी उसने डाइपोल इंड्यूस करवा दिया, नॉन पोलर डाइपोल होते ही नहीं है, लेकिन नॉन पोलर में डाइपोल इंड्यूस करवाने का काम किसने किया, इस आयन ने, तो इसलिए बोला आयन की वजह से इंड्यूस डाइपोल बन गया, पहले नहीं था वो, बाद में बना है। क्लियर है। तो ये एग्जांपल का हो जाएगा, Na के साथ तुम कोई सा भी ले लो, H2 F2 Cl2, कोई सा भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ भी, कोई सा भी नॉन पोलर ले सकते हो। क्लियर है। तो ये क्या, आयन और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन है। समझ में आया सभी को, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तो देखो रटना तो है नहीं, क्वेश्चन पढ़ के तुमको वर्ड समझ में आने चाहिए कि आयन क्या है, डाइपोल क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है, तो तुम कैच कर लोगे कौन से दो चीजें वो दे रहा है, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं कि 5 टाइप है, छठा नहीं हो सकता, खुद से बना लेना, ठीक है। अगला क्या है, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे भी सेम चीज है, हाइड्रोजन है नॉन पोलर, सेम चीज, ठीक है, हाइड्रोजन है जो कि पहले क्या है, नॉन पोलर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में डाइपोल किसकी वजह से आया था, आयन की वजह से आया था। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन में डाइपोल किसकी वजह से आ रहा है, डाइपोल की वजह से। जैसे मान लो मैंने सामने HCl रख दिया, तो HCl पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, समझ में आया। तो ये खुद ही एक डाइपोल है ना, तो इस डाइपोल की वजह से ये नेगेटिव इधर है, तो इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे अगर जो पहले इलेक्ट्रॉन रह रहे होंगे, तो माइनस उन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अरे यार, माइनस माइनस रिपेल, इस रिंग में मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उधर धक्का दे देगा ना, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल होता है। तो अधिकतर इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे दूर रहने की उससे, तो इस साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ गए। तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और इस साइड क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो पहले ये नॉन पोलर था, लेकिन इस डाइपोल के आने की वजह से इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, तो डाइपोल की वजह से वो इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ है, समझ गए, ठीक है। और इसी चीज को डिबाई फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिबाई फोर्सेस। एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये बोल रहा है पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर को भी पोलर में कन्वर्ट कर सकता है। हिंदी में बोलो तो संगति का असर, ठीक है, कि ये पोलर है ये नॉन पोलर है, तो इसने इसको भी अपने जैसा बना दिया, पहले नॉन पोलर था, तो बस वही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डिबाई वाला नाम सुना होगा तुमने, ये नहीं सुना है क्या, सम फोर्स बेकार सा, हटो, ये देख लेना, डिबाई फोर्स समझ में आना चाहिए। अगला इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड, जब फटाफट पढ़ने जाओगे ना तो दोनों सेम वर्ड लग जाएंगे तुमको, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस है, इंड्यूस्ड लगेगा। ध्यान से पढ़ना, ये वर्ड अलग है, इंस्टेंटेनियस है, और ये वर्ड अलग है, इंड्यूस्ड है, दोनों के मतलब अलग है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जैसे मान लो एक प्लस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है ना ऐसे। मैंने बोला वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होगा तो ये डाइपोल होगा क्या, हाँ, क्योंकि माइनस इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो मैंने प्लस 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 मान लिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे है ना ये। और इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या है कि वो पहले नॉन पोलर था, किसी सामने वाले की वजह से पोलर हुआ है, तो इंड्यूस्ड है। और यहाँ पे ये पहले नॉन पोलर था, देखो H2 लिया था, यहाँ H2 लिया, अगले वाले में भी H2 ले रहा हूं, ठीक है, अगले वाले में मैंने H2 लिया, ठीक है। सामने से कौन आ रहा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मतलब ये भी नॉन पोलर ही था पहले, ठीक है, सामने से यहाँ वापस से क्या है, H2 ही आया है, क्लियर है। लेकिन मैंने बोला कि चलो इस H2 के इलेक्ट्रॉन जब घूम के यहाँ आए होंगे, तो इस साइड तो नहीं है ना कोई इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड क्या चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, पार्शियल प्लस 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 प्लस, इस साइड क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ जाएगा, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। आया समझ में। मैंने अभी टाइम को रोक दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव दिखेगा ना मेरे को,
जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पॉजिटिव बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ नेगेटिव बोलते हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, ये आया। तो अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये उसको धक्का देगा ना उधर, कि खींचेगा, खींचेगा। तो इसका मान लो कहीं भी इलेक्ट्रॉन जहां भी, ये पहले क्या था, नॉन पोलर था, ये क्या था, नॉन पोलर। इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, मैंने बोला टाइम रुक गया, तो ये प्लस वो भले यहाँ हो तो यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा ना उसको इस साइड, तो इधर क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन इसको इधर ले आएगा। तो इस साइड क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस साइड पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले ये भी नॉन पोलर था और ये भी नॉन पोलर था, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मैंने देखा तो जहां भी इलेक्ट्रॉन उस साइड नेगेटिव अपोजिट पॉजिटिव बोल दिया, तो अब ये डाइपोल बन गया। अब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से सामने वाले नॉन पोलर में डाइपोल या पोलैरिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। तीनों में हाइड्रोजन लिया आखिरी के, एक बार आयन की वजह से उसमें पोलर आ रहा है, एक बार पोलर की वजह से पोलर आ रहा है, एक बार नॉन पोलर की वजह से भी पोलर आ सकता है। जैसे तुमको कोई बोले कि एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, दूसरा मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, क्या ये पोलर बन सकते हैं? हाँ। कैसे? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखूंगा तो, क्योंकि ये चीज फ्लिप होती रहेगी ना, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ये भी उधर चले जाएगा, तो वो शिफ्ट होते रहेंगे, ऐसा प्लस माइनस आपस में पलटते रहेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि समझ गए चीजें। तो ये 5 टाइप है तुम्हारे वैंडरवाल के। ठीक है, अब वैंडरवाल फोर्सेस के कुछ पॉइंट्स है कि वैंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या ऐसे कुछ 3-4 रूल्स हैं। ठीक है, तो वो लिख के और उनके कुछ ऑर्डर्स हैं वो लिखवा देता हूँ। इसका फोटो क्लिक कर लो और ये लिखो पहले। ठीक है, फटाफट फोटो क्लिक कर लो, फिर मिटा रहा हूँ ये। एक डाइपोल आएगा, ये रहा HCl। एक मैंने बोला इंड्यूस डाइपोल, तो इंड्यूस डाइपोल पहले डाइपोल नहीं था ना, तो वो क्या होगा, नॉन पोलर ही है, हाइड्रोजन। तो ये पहले नॉन पोलर था, एक डाइपोल के आने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो गए, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो अपोजिट साइड खाली हो गई ना जगह, तो इसीलिए माइनस प्लस आ गया। तो पहले नॉन पोलर पे भी अब क्या हो गया, पोलैरिटी क्रिएट हो गई डाइपोल के आने की वजह से, तो इसीलिए उसको बोला है डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, सारे इधर ये जो अपन ने पढ़े ना, जो भी 5 टाइप वैंडरवाल फोर्सेस के अलग अलग टाइप होते हैं कि कैसे होंगे, 2 मॉलिक्यूल हो सकता है दोनों ही नॉन पोलर हो सकता है दोनों पोलर हो सकता है एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो सकता है एक पोलर हो एक आयन हो सकता है दोनों ही नॉन पोलर हो लेकिन इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड वाली कंडीशन हो। तो ऐसे टोटल 5 टाइप की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब वो जो 5 टाइप की कंडीशन है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके बीच में इंटरेक्शन होगा? देखो, इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो ये है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, क्योंकि देखो आयन में तो प्योर प्लस चार्ज है ना, डाइपोल में तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव रहता है, तो उसकी वजह से। फिर थर्ड वाला, सामने वाला फिर नॉन पोलर है, तो इसीलिए भले आयन आ गया तो उसको ज्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए थर्ड पे आ गया। फिर डाइपोल नॉन पोलर, और नॉन पोलर में सबसे ज्यादा वीक होगा वो, तो क्लियर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? प्योर आयन और प्योर डाइपोल वाला। डाइपोल डाइपोल वाला सेकंड पे होगा। थर्ड पे एक नॉन पोलर आ गया जिसमें पहले से चार्ज है ही नहीं, इनमें तो सब में था ना पहले चार्ज, इसमें एक में भी चार्ज नहीं, और फिर सामने एक प्योर चार्ज वाला आया, तो ये इसीलिए थर्ड पे रखा है। फिर चौथे पे क्योंकि एक डाइपोल और एक नॉन पोलर में डाल दिया, और लास्ट वाला क्यों ना, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर थे, तो इसीलिए वो सबसे वीक होगा। समझ में आया क्या ऑर्डर होगा, क्यों होगा? एक भी अगर पोलर आ रहा है और सामने, मतलब एक भी पोलर आ गया और सामने आयन आ गया, सबसे स्ट्रॉन्ग। दोनों ही पोलर आ गए, सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग। लेकिन मान लो अगर एक नॉन पोलर आ गया, तो फिर वो आखिरी के 3 में से कोई सा होगा। अब उनमें से भी नॉन पोलर में तीनों इंड्यूस्ड है ना, तीनों ही नॉन पोलर, हाइड्रोजन 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 लिखे थे, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन होगा? आयन सबसे स्ट्रॉन्ग करेगा उसको, फिर डाइपोल वाला करेगा, फिर नॉन वाला करेगा। मतलब ऑर्डर बन गया तुम्हारा, क्लियर? चलो ठीक है, ये चलो इधर ऐसे देख लो, इधर देख लो यार, एक प्योर चार्ज है, एक पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, इसके बीच में फिर भी ठीक है सबसे ज्यादा होगा। सेकंड पे क्या है? दोनों ही पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये फिर भी इंटरेक्शन कंपैरेटिव, समझ गया ना। फिर तीसरे पे क्या है? एक पे कोई चार्ज है ही नहीं, नॉन पोलर है, और एक पे तुमने बोला कि पोलर है, तो वो तीसरा हो जाएगा। और अगले तीनों ऐसे ही हैं कि इनमें तो चार्ज है ही नहीं, आयन वाला इसको सबसे ज्यादा चार्ज दे सकता है,
क्रिएट करवा सकता है। फिर कौन करवा सकता है? मतलब डाइपोल वाला, फिर होगा नॉन वाला। समझ गए ना? तो ऑर्डर क्या रहेगा? यही अपना, समझ गए? बस तो अब वही ऑर्डर तुमको इनमें देखना है कि ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं साथ में, ठीक है? तो इनमें से तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेंडरवॉल किसके बीच में लग रहा है? ये ऐसा ऑर्डर बताना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? फिर इनमें बताना है एक ये वेंडरवॉल। हाँ, एक चीज और सुनो, वेंडरवॉल फोर्सेस मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वैंडरवॉल फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है? ये याद रखो ऐसा। हाँ, बहुत सोचना पड़ेगा फिर मेरे को भी। हाँ, साइज मॉलिक्यूलर वेट से बढ़ेगा ही ना, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। हाँ, तो याद, एटॉमिक साइज मॉलिक्यूलर वेट साइज से कंफ्यूज मत हो, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बुक में लिखा है तो वही याद रखो, साइज से उसको कंफ्यूज मत करो, ठीक है? तो वैंडरवॉल फोर्स जितने बड़े मॉलिक्यूल उनके बीच में उतना ही ज्यादा लगेगा। क्लियर है? ठीक है, एक ये चीज याद रहेगी। और सेकंड चीज, बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा वेट होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऊपर से नीचे वेट बढ़ रहा है, वैंडरवॉल बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडरवॉल हो जाएगा फिर, और एक वैंडरवॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब मुझे ये सारे क्वेश्चन फटाफट से करके बता दो। देखो, देख के पता लग रहा है कि एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, पता होना चाहिए। अब मैं करवा देता हूँ, फटाफट खत्म करते हैं इस टॉपिक को। देखो, नीचे के जो तीनों है ना, ये तीनों ही में एक तो नॉन पोलर होना ही चाहिए। जहां एक नॉन पोलर आ गया उसको पीछे ही रख दोगे, उसके साथ आयन, डाइपोल, नॉन पोलर, ये ऑर्डर रहेगा। और जहां कुछ भी दोनों चार चार्ज वाले होंगे, रियल खुद के चार्ज, उनको पहले ही रखोगे। उसमें भी एक प्योर चार्ज वाला सबसे पहले रख दोगे, ठीक है? अब अपने पास कैसे हैं वो देख लेता हूं मैं। एक प्योर चार्ज वाला है और एक डाइपोल वाला है, ठीक है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये सबसे ज्यादा ही होगा क्योंकि एक प्योर चार्ज हो गया और एक डाइपोल वाला जैसा हो गया। ये प्योर चार्ज हो गया, लेकिन ये तो नॉन पोलर हो गया ना, और नॉन पोलर को तो मैंने बोला पीछे ही रखोगे। इसमें तो दोनों ही नॉन पोलर हो गए, तो ये सबसे आखिरी में रहेगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये। आया? ठीक है, अगला है, ये दोनों ही पोलर है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो दोनों ही पोलर है तो आगे ही रहते हैं। ये नॉन पोलर है, CCl4 बताया था, डाइपोल मोमेंट में पढ़ के आए अपन, नॉन पोलर होता है। H2 नॉन पोलर होता है, ठीक है? और HBr पोलर होता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो नॉन पोलर वालों को बाद में ही रखा जाता है। अब मान लो 3 नॉन पोलर थे, उसमें से प्योर आयन वाला उसके साथ सबसे ज्यादा, फिर डाइपोल वाला, फिर नॉन पोलर वाला। तो इन दोनों में से सिलेक्ट करना होता तो प्योर वाला है ना चार्ज। तो नॉन पोलर को ज्यादा कौन इंड्यूस कर सकता है, प्योर वाला कि डाइपोल वाला? प्योर वाला। और सबसे ज्यादा तो ये होगा, फिर ये, फिर ये, क्योंकि नॉन पोलर आ गया तो उनको तो बाद में ही रखना पड़ेगा। उसके साथ फिर कौन आ रहा है वो देखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर अगला क्या है? ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो वैंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते हैं, ठीक है? तो वैंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, ठीक है? क्योंकि ये एटम है ना सारे, इसीलिए। तो मान लो मैंने एक बीकर में फ्लोरीन गैस भर रखी है, एक बीकर में क्लोरीन गैस भर रखी है, एक बीकर में ब्रोमीन, एक में आयोडीन भर रखा है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? आयोडीन का है ना, 127 होता है, पता है? 127, ठीक है? ब्रोमीन का 80 होता है, मतलब मॉलिक्यूलर बोला, एटमिक कुछ तो है ऐसा, 127, 80 जो याद है मेरे को, है ना? एटमिक वेट, हाँ ओके, हाँ एटमिक होगा उसका 127 का 80 होता है। चलो, तो सबसे ज्यादा किसका? उसका। तो वैंडरवॉल फोर्सेस जो आपस में इनमें लग रही है, ये वैंडरवॉल होगी, है ना? तो ये सबसे ज्यादा इसी में लगेगी क्योंकि साइज, इसमें जो आपस में वैंडरवॉल लग रही होगी मॉलिक्यूल्स के, इंटर मॉलिक्यूलर है ना, समझ में? फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसमें भी वही सेम। क्लियर है? समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? अगला, ये एटम होगा ना, ठीक है? अब इसमें या तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेगा या फिर किसी भी चीज का पूछ ले जो पूछ रहा है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा वेट इसका है, तो वैंडरवॉल भी इसी में लगेगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का होगा। ये क्लियर है? तो वैंडरवॉल के कैसे क्वेश्चन आएंगे समझ गए? कुछ और देख लेता हूँ मैं, 1-2 और क्वेश्चन होंगे तो वो करवा देता हूँ। देखो, ये ऑर्डर किस चीज का है? या तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोल लो या फिर वैंडरवॉल फोर्सेस का।
कि वैंडरवॉल फोर्स किस में ज्यादा लग रही है, लास्ट वाले में। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, लास्ट वाले का। हाँ एटॉमिक मॉलिक्यूल, अभी एटम है तो एटमिक ही लगाओगे ऐसा, ठीक है। फिर एक और सरफेस एरिया वाला पोर्शन बचता है, उसका एक एग्जांपल करवा देता हूँ। तो अब एक और टॉपिक, इसमें दो टाइप के अपन ने देख लिए, एक मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक तीसरी चीज बचती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। किसी चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें वैंडरवॉल फोर्सेस उतनी ही ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब पहली चीज तो तुम लोगों को सरफेस एरिया समझाना मेरा काम है, क्योंकि सरफेस एरिया नहीं आता, ठीक है। मैंने एक डब्बा लिया, ये, ठीक है। इस डब्बे के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, सेम डब्बे को है ना, एक डब्बा लिया है बेटा मैंने, ठीक है। या मान लो एक केक लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके मैंने 4 पीस कर दिए, एक बार ऐसा और ऐसा, और चारों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ ओरिजिनल केक का सरफेस का एरिया ज्यादा था कि जो 4 टुकड़े हैं उनका ज्यादा है? समझ में आता है ये पक्का? हाँ पता है वो, हाँ नहीं आ रहा। नहीं देखो, कुछ को आ गया होगा अगर पहले ढंग से पढ़ा होगा तो, और कुछ को नहीं आया होगा, क्योंकि ये मेरे को भी डाउट रहता था कि कैसे हो गया। एक सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन दोनों ही समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो सरफेस का एरिया मतलब आउटर सरफेस का एरिया बोल रहा है वो। जैसे मान लो केक है, तो केक का जो पोर्शन मेरी आंखों से दिख रहा है मेरे को, वो सरफेस है। डायरेक्टली मैं केक के अंदर तो नहीं देख पा रहा हूं ना, तो जो बाहर से दिख रहा है ऊपर की कवरिंग, एक साइड का ये, ठीक है। और केक को अगर हवा में रखूंगा तो उसका बेस, समझ में आया ना, नीचे वाला बेस, टॉप और साइड का ये, जो मेरे को आंखों से दिख सकता है। तो ये पूरा एरिया क्या होगा, इस केक का सरफेस एरिया। अभी मैंने केक को 4 टुकड़ों में बांट दिया ऐसे, तो 2 पोर्शन अलग हो गए, एक ऐसा सेमी सर्कल, एक ऐसा सेमी सर्कल, ठीक है। और ऐसे भी काट दिया, तो ये 2 वापस अलग हो गए, ठीक है। तो ऊपर का जितना एरिया मेरे को जब जुड़ा था दिख रहा था, और जब मैंने 4 अलग कर दिए तब भी उतना ही दिख रहा है ना। ऊपर का एरिया अभी पहले भी इतना ही था, अभी भी उतना ही है। साइड का पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। नीचे का पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही होगा, चारों का मिला दूंगा तो। लेकिन इसमें 4 नए जगह क्रिएट हुई ना। देखो इस साइड से भी तो देख सकता हूं मैं, ये वाली लाइन, ये बॉर्डर, इसको इधर से देखूंगा तो ये एक अलग बॉर्डर आएगी ना, एक और यहां से इसको देखूंगा तो ये वाली बॉर्डर एक नई आ जाएगी, और इसको देखूंगा तो इस पीस को इधर से। तो मेरे पास 4 मेरे को ऐसे, एक ये वाला कोना मिला नया देखने के लिए, एक ये कोना मिला नया देखने के लिए, एक ये एल शेप का कोना मिला नया देखने के लिए, और एक ये एल शेप का। तो ये भी तो सरफेस मतलब उसकी सरफेस के एरिया में जुड़ेगा ना। तो जितने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊंगा मैं किसी चीज के, उसकी सरफेस एरिया उतनी बढ़ती जाएगी। और उनको अगर मान लो गम से मैंने चिपका के एक बॉल या कुछ भी बना दिया, तो उसका सरफेस सिर्फ बाहर के देख पाऊंगा ना, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। समझ में आई ये चीज? तो एक सिंगल चीज का सरफेस एरिया कम होगा, और जितनी ज्यादा वो चीज फैली हुई होगी, ऐसे समझ गया ना, जितना उसका एरिया दिख रहा होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है, इसका ज्यादा है। क्लियर है ना? कैसे? ये ब्लैक वाला पोर्शन भी ऐड हुआ ना बेटा। क्लियर है? अब वही लिख रहा है कि वैंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे मान लो मैंने एक बॉल ली, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाँ जैसा भी है, चलो एक बेंजीन लिया, ठीक है, ऐसा मान लो एक बेंजीन है, ये रखा है, इसके सामने एक आयन रख दिया है, ठीक है। मैंने इसी बेंजीन को कैंची से काटा और पूरा खोल दिया, समझ गया ना, 6 के 6 कार्बन पूरे ऐसे कर दिए, फैला दिए, और सामने आयन ही है अभी भी। तो आयन के पास अभी जो इसको बेंजीन दिख रहा था उसका सरफेस एरिया से गोल होगा, सिर्फ बाहर की साइड के देख पाएगा ना, वो तो अंदर की साइड थोड़ी ना देख पाएगा। क्लियर है? लेकिन जब मैंने उसको कैंची से एक जगह कोई भी बॉन्ड काट दिया और ऐसा पूरा फैला दिया, तो वो ये वाला पोर्शन भी देख पा रहा है, नीचे वाला भी पोर्शन देख पा रहा है, तो सरफेस एरिया डबल हो गया ना। समझ में आई चीजें? तो जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा दिखेगा वैंडरवॉल फोर्स वहां ज्यादा लगेगा। फोर्स का मतलब क्या? खींचना। जितनी जगह दिखेगी पूरे को खींचने की कोशिश करेगा ना। मान लो कम जगह दिख रही है तो कम वैंडरवॉल लगेगा, ज्यादा जगह दिख रही है तो ज्यादा वैंडरवॉल लगेगा। क्लियर है? तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, कि वैंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है
सरफेस एरिया की है, ठीक है। अब जब तुम लोग ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में, सॉरी इनऑर्गेनिक में अपन वो चीज पढ़ के आए थे ना नॉमेनक्लेचर में, स्टार्टिंग में 100 के ऊपर जाते हैं 101, 102, 103 वाला, तो वहां भी कुछ नाम पढ़े थे। बस वहां हेप्ट को सेप्ट बोलते हैं और नॉन को इन बोलते हैं, है ना। ये एक लिखवाया था तुमको, हेप्ट को सेप्ट बोल देते हैं और नॉन को इन बोलते हैं। बाकी सब सेम ही थे, क्लियर है। बाकी सब सेम मतलब 1 कार्बन से लेके 1 से लेके 9 तक ही होते हैं, 0 से लेके, सॉरी 0 को अन बोलते थे उसमें, यहाँ 0 का कुछ नहीं है, नील, ठीक है। हाँ ठीक है, अन को बोलते हैं, तो वहां फिर अलग ही चीजें, क्लियर है थोड़ा कुछ। तो जो नॉमेनक्लेचर होते हैं ना, ठीक है, मेथ, इथ, प्रॉप, बट, हैंड, हैप्स, पैडल, ठीक है, क्लियर है। हाँ, हैक्स, हैप, पेन, नॉक, नन, डैग, जो भी है, ठीक है, क्लियर है। तो वो चीज तुम आगे पढ़ लोगे भी ऑर्गेनिक में। मैं बस इतना बता देता हूँ, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। और एन मतलब सिंगल डंडा, एन मतलब सिंगल डंडा है, अल्केन है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, फॉर्मूला सेम, बस उनके शेप अलग। हो सकता है 4 को मैंने लाइन से जोड़ दिया, हो सकता है 4 में से 2 ऐसे जोड़े और एक ऐसा और एक ऐसे, मतलब रिंग बना दी हो, समझ गया ना। 5 हो तो हो सकता है 5 को लाइन से जोड़ दिया, एक बार इस कोने वाले को तोड़ के कहीं बीच में लगा दिया, इस कोने को तोड़ के उसी की जगह बीच में लगा दिया। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस शेप या स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, उस चीज को बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में जब पढ़ोगे तो बोलते हैं एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल, लीनियर, एन का मतलब नॉर्मल या लीनियर। आइसो मतलब जस्ट लास्ट सेकंड कार्बन पे एक तोड़ के लगा दिया, लास्ट सेकंड या सेकंड नंबर कहीं का भी, उधर से आ जाओ या इधर से आ जाओ, क्लियर है। सेकंड नंबर पे एक कार्बन तोड़ के लगाने को क्या बोलते हैं, आइसो। तो अरे यार ये ऐसा लग जाए, आइसो सीधी है एन। मान लो मैंने कितने भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होता, बस यहाँ ये जस्ट एक पहले लगना चाहिए। फर्स्ट बोलो लास्ट बोलो किधर से भी तुमको कुछ नहीं, सारे कार्बन है ना, इसीलिए, ठीक है। तो हाँ, जब भी ऐसा लगेगा तो इसको आइसो बोलते हैं। सीधी चेन होगी तो एन बोलते हैं, और मान लो लास्ट सेकंड पे या 2 लग जाते हैं ना तो उसको नियो बोलते हैं। नियो क्या बोलते हैं, ये ऐसा अगर टी शेप का अगर दिख रहा है तो नियो, ये ऐसा एल शेप का दिखेगा तो आइसो, और एन मतलब नॉर्मल, क्लियर। फॉर्मूले देखो, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है। ये पेंट मतलब 5 होता है ना, पेंट मतलब 5, ठीक है। 5 कार्बन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 दिख रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन का नंबर सेम है, बस सरफेस एरिया अलग जा रहा है। सरफेस एरिया अलग कैसे, देखो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर से भी देख सकता हूं, ये नीचे वाला, ये और ये, ठीक है। कार्बन उतने ही, इसका सरफेस एरिया देखो, ये कम हो गया ना कि ज्यादा हुआ, क्या दिख रहा है। अरे धीरे धीरे वो देखो, पहले एक स्ट्रेट था, धीरे धीरे वो सिकुड़ता जा रहा है ना, समझ में आई ये चीज, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका और कम हो गया, इसमें देख लो, चलो ये वाला, इसका सरफेस एरिया इतना सारा, ठीक है। इसका देखो, इसका सरफेस एरिया ये, इसका सरफेस एरिया ऐसा दिखेगा, ये यहां से हटा दो, तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा स्फीयर होता जा रहा है धीरे धीरे, गोल, ठीक है। तो गोल वाले का सरफेस एरिया कम होता है, बजाय उसी चीज को मैं चपटा कर दूं, क्लियर है, ठीक है। यह है फोन में, जैसे इसको वैसे समझ लो यार, कि मान लो रोटी बनाते टाइम पहले वो गोल बनाते ना, ठीक है, लोई, हाँ, तो उसका सरफेस एरिया कुछ कम है, उसको जब मैंने पूरा ऐसा चपटा कर दिया, ये एक लीनियर, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना पूरे का, क्लियर है। तो वही ये हो रहा है कि ये थोड़ा स्फेयर दिख रहा है, ये पट्टी दिख रही है ना, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसमें वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट तो सारे यहाँ सेम रहेगा ना, क्योंकि सभी 5 कार्बन के। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और सरफेस एरिया ज्यादा, तो वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा, समझ गए चीज। इसमें भी यही एन और आइसो में, क्लियर है सभी को। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा वैंडरवॉल वो फोर्स खत्म होता है, ठीक है। इसमें जो बॉइलिंग वाला ऑर्डर बोलता ना है कि बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट अपन कल भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने बता दिया था, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और क्या था, ऑक्सीजन वाला।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो लास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे आने पे वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन HF सबसे आखिरी में पहले नंबर पे चले जाता है उठ के, ऑक्सीजन वाटर भी उठ के चले जाता है, और अमोनिया लास्ट सेकंड पे चले जाता है। ये कल बता दिया था, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं वो यहाँ नहीं पढ़ा रहा वापिस। हाँ, अरे अब वो पूरा नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे तो लास्ट थर्ड बोलोगे, लास्ट की लाइन कल कटवाई थी मैंने कि वो उड़ा दोगे तो लास्ट सेकंड बोलोगे। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट भी वैंडरवाल से निकलता है, तो मैं वापस से वो यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 बार पढ़ा चुका हूँ वो। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्शन खत्म होता है। अब 2 लाइन का मेटेलिक बचा है, वो सुन लो फिर चले जाना। अरे नहीं, तुम तो जा सकते हो ऐसा। ठीक है, चलो मिटाऊं ये, बेटा फोटो ले लो इसका।